मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 25 बैंकिंग legislation in India. Introduction. Banking business is very old in India. It was carried on about 200 years ago by the money lenders and गोल्ड स्मिथ। जो हमारा बैंकिंग बिजनेस है ये बहुत पुराना है, कम से कम 200 साल पहले इसे मनी लेंडर और जो सुनार वगैरह होते थे गोल्ड स्मिथ उनके द्वारा कैरेट किया जाता था। बट द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग लेजिस्लेशन इज़ न्यू। लेकिन जो बैंकिंग विधान है वो नया है। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के पहले देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एम्पावर द रिजर्व बैंक फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन दिस कंट्री। अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट बैंकिंग legislation was began to be felt soon after India became independent। जो भी बैंक में विधान वगैरह बने गए वो केवल स्वतंत्रता के बाद बनाए गए। इनकी नीड्स क्या है? नीड फॉर बैंकिंग legislation in India, the demand for the banking legislation has to the origin of the sporadic bank failure. The Central Banking Inquiry Committee analyzed the causes of these failure. In view the committee the important causes, कुछ causes थे जिसकी वजह से बैंकों में विधान की आवश्यकता पड़ी। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिंग विद डिसऑनेस्ट बैंकिंग मैनेजमेंट। जो भी हमारा बैंकिंग मैनेजमेंट था वो बहुत ही बेईमानी के साथ काम कर रहा था। इनकम्पिटेंस में ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर में इनकम्पिटेंस थे। बैड एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था। अनसस्ट्रिक्टेड लोन टू द डायरेक्टर एंड द कंसर्ट इन विच वेयर देयर इंटरेस्टेड। जो डायरेक्टर वगैरह थे उनको लोन वगैरह दिया जा रहा था। इनजुडिशियस एडवांसेस, utilization of short term deposit for the long term loan, insufficient paid up capital and poor liquidity of fund। अब इसकी हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग legislation in India. Indian Company Act 1936. The first attempt at a banking legislation in India was the passing the Indian Company Act 1936 में पहला एक्ट हमारे यहाँ बैंकिंग विधान के लिए पास किया गया है। इम्पॉर्टेड द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ अ सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई। दिस अमेंडिंग एक्ट एडेड अ सेपरेट चैप्टर ऑफ अ कंटेनिंग द provision relating to the banking company to the Indian Company Act. Prior to the passing the Amendment Act of 1936, bank were government in the all important matters such as incorporation, organization, management, etc. by the Indian Company Act 1930. Common banking as well as to non-banking companies. Reserve Bank proposal for legislation 1939 within a short span of a time. However, the limitation of the Indian Company Act 1936 began to manifest themselves. The provision proved inadequate and difficult to administer. The definition of a banking company incorporated in the act gave rise to administrative difficulties to determine whether the company was banking company or not। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस विधान में देखी कि जो भी हमारी बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी के सारे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव द अर्नेस्ट कंसिडरेशन टू द प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ आरबीआई ने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे उसको दूर करने के लिए कुछ मतलब विधान बनाए जिसे 1939 में पास किया गया। द ड्राफ्ट बिल वॉज सर्कुलेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को ध्यान रखा गया था, लेकिन व्यू ऑफ द ग्रीम कंडीशन क्रिएटेड बाय द वार। लेकिन वार के समय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। इसके बाद आपका आता है इंटरनल बैंकिंग लेजिस्लेशन 1942 एंड 44। 42 और 44 में भी कुछ नियम कानून बनाए गए थे। इसमें क्या था? ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजॉल्व नॉट टू प्रोसीड विद द ड्राफ्ट बैंक बिल फॉर द टाइम बीइंग, बट इंडियन कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 1942 बाय द विच प्रोविजन। इसमें कुछ प्रोविजन वगैरह करने के साथ इस एक्ट को पास किया गया था। इसमें क्या था? जो भी नंबर्स ऑफ बैंक थे मेनली एज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएटेड बाय द वार। जो भी वार के समय में इन्फ्लेशन की क्रिएशन और कंडीशन आई थी उसी के उस पर ध्यान पे रख के बनाया गया था। द इंडियन कंपनी एक्ट 1944 वाज पास्ड एडिंग अ न्यू सेक्शन 277 एचएच के साथ इसको पास किया गया था। दिस सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ द रजिस्ट्रार टू डिटरमाइनिंग वेदर द कंपनी वॉज बैंकिंग कंपनी और नॉट। इसमें यह पता करना रहता था कि जो भी बैंकिंग कंपनी वो बैंकिंग कंपनी है कि नहीं। इसके बाद आपका आया द बैंकिंग कंपनी बिल 1944। इसमें कुछ सिचुएशन को ध्यान में रख के पोस्ट वार प्रॉब्लम को देखते हुए पास किया गया था। ड्राफ्ट बिल सबमिटेड किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। देयर फॉर रिसीव द रिसबमिटेड द गवर्नमेंट आफ्टर द एग्जामिनेशन बाय द गवर्नमेंट अ बिल इंटाइटल्ड द बैंकिंग कंपनी बिल 1944 and introduced the legislative assembly. However, owning the impending election and the decision to the Governor General not to extend the prior constitution of the assembly beyond the 1st October 1945, the bill is lapsed.
ये बिल लैप्स हो गया था। फिर इसके बाद एक नया बिल बना 1946 में। इसमें बैंकिंग कंपनीज बिल में कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ चीज़ों को इसमें मॉडिफाई किया गया था। फिर उसके बाद एक नया बिल आया 1949 जो कि ओल्ड बैंकिंग 1946 के बिल को विड्रॉल एंड न्यू बिल वॉट इंट्रोड्यूस ऑन मार्च 22 1948 में। ये जो बिल था इसमें बहुत सी चीज़ों को इंटर किया गया था। लॉन्ग सीरीज प्रपोजल स्टार्टिंग किए गए थे 1939 में जो भी थे। इसमें धीरे धीरे मतलब काफ़ी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा। अब कुछ ऑब्जेक्ट है बैंकिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया के। इनके ऑब्जेक्ट क्या थे? द टेंडेंसी ऑफ द ग्रांट ऑफ डिस proportionality large portion of a bank advance against the security of immovable property। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही बैंक एडवांस वगैरह देगा। द ग्रांटिंग ऑफ एडवांटेज और इनएडिक्वेट सिक्योरिटी टू दोज कंसर्न इन विच द डायरेक्टर ऑफ द बैंक और देयर फ्रेंड्स आर रिलेटिव्स आर इंटरेस्टेड। द indiscriminated policy of the branch expansion। The interlocking of a fund between the banks and those concerned in which their director are interested। कुछ फंड्स वगैरह थे जो आपके बैंक में ही अटक गए थे, जो जहाँ पे डायरेक्टर वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। Attempt made by the management of a some bank to secure control over the certain industrial undertaking by misuse of the bank funds। ये देखा गया कि बैंक फंड का मिसयूज ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ मैनिपुलेट फिगर्स appearing in the published accounts with the object of the concealing from the public the true financial condition। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन बैंकिंग लेजिस्लेशन इंडियन। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी? इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया बैंकिंग कंपनी का। बैंकिंग कंपनी को डिफाइन कैसे किया गया? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये किसी भी पैसे को मतलब डिपॉजिट चाहे वो पब्लिक का उसे जमा करती है, उसे रिपेबल करती है उसकी डिमांड पर अंडर ड्रॉर बाय द चेक और ड्राफ्ट और अदरवाइज इसके द्वारा वो कर सकती। लाइसेंसिंग किसी भी बैंक को मतलब बैंक का काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस दिया गया। कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी उसको भी ध्यान में रखा गया। इनकी जो मिनिमम लिमिट ऑफ कैपिटल थी रिजर्व फंड थी वो 20 लाख फॉर बैंक हैविंग इज ब्रांचेस इन अ कोलकाता मुंबई इन बोथ द सिटीज। इफ द बैंक इज ब्रांचेस स्प्रेड ओवर द स्टेट अलॉन्ग विद इट्स ब्रांचेस इन अ कोलकाता मुंबई और बोथ सिटी देन द पेड अप कैपिटल, इनकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। बैंकिंग ऑपरेशन, जो भी बैंकिंग ऑपरेशन है वो दो कैटेगरी में था। फर्स्ट था शेड्यूल और सच ऑपरेशन हैव बीन डिस्क्राइब विच द बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू द ऑर्डर टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। दिस ऑपरेशन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, परचेज सेल्स करना, सिल्वर एंड गोल्ड को जो भी कस्टमर की कीपिंग वेरिएबल से उन्हें अपने पास रखना। सेकेंड शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया था बैंक में इज नॉट परमिटेड टू द सच एज इट कैन नॉट बी एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट the business of banking। for example it cannot hold any property except its own building for more than 7 year। अपनी बिल्डिंग को 7 साल से ज़्यादा के लिए वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं रख सकता था। इट कैन नॉट परचेज शेयर, ये शेयर को परचेज नहीं कर पाता था। देन 30% ऑफ इट्स पेडअप कैपिटल एंड 20% इज पेडअप कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी। इनका जो मैनेजमेंट होता था वो कैसा होता था? एनी पर्सन हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द अदर बैंक, कोई भी व्यक्ति जो अदर बैंक का डायरेक्टर हो। इट कैन ऑल्सो नॉट अपॉइंट अ पर्सन हु हैज़ बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। कोई भी व्यक्ति जो दिवालिया हो गया हो उसको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। रिजर्व फंड, जो बैंक का रिजर्व फंड होता था वो 20% प्रॉफिट इन अ रिजर्व सो लॉन्ग इट डज नॉट बिकम द इक्वल पेडअप कैपिटल। एज पर द अमेंडमेंट मेड इन द 1962 द प्रैक्टिस विल कंटिन्यू टिल द पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व फंड बिकम इक्वल टू द 60% ऑफ डिपॉजिट। कैश रिजर्व, इनका जो कैश रिजर्व था वो भी देखा गया था। मतलब कि जो आपका कैश रिजर्व था उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था, जिसमें आपका 3% नगद कोष आपको अपने पास रखना ही रखना पड़ता है। राइट टू वोट, वोट का अधिकार। Every shareholder has to right to vote, but in order to check the concentration of a voting power, it been made compulsory according to the amendment 1 फरवरी 1994। चेक ऑन डायरेक्टर, डायरेक्टर को समय समय पे बैंकों के पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन वन बैंक। मतलब वो पर्सन डायरेक्टर रहेगा वो केवल एक ही बैंक का रहेगा। इंडियन शेयर, एवरी बैंक डूइंग इट्स बिजनेस इन इंडिया इज कीप द प्रॉपर्टी इक्वल टू 75% इज टोटल लाइबिलिटी इन इंडिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है
branches expansion. In order to check the centralization of development of banking, it has to made compulsory that no bank can open its branches or transfer its branch without the permission of RBI. RBI के बगैर ना आप अपने ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं. चेक ऑन लोन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे. द सिक्योरिटी ऑफ शेयर इज़ नॉट अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया गया था शेयर को. द नो बैंक कैन ग्रांट लोन टू द डायरेक्टर विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, बिना एडिक्वेट सिक्योरिटी के आप लोन नहीं दे सकते थे. नो बैंक कैन ग्रांट लोन सच firm or a company for which its director or shareholder stand are surely. The Reserve Bank of India can refuse to grant secure loan to any bank. The Reserve Bank of India can issue to directive on loan policy to any bank. Liquids, every बैंक के पास 25% टोटल लाइबिलिटी होनी चाहिए गोल्ड की, जो कि अप्रूव सिक्योरिटी होनी चाहिए. बैलेंस शीट्स, एवरी बैंक हैज़ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए और उसको ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करवाया जाना चाहिए. इसकी 3 कॉपीज़ बननी चाहिए और जो कि आरबीआई के पास और स्टेट बैंक ऑफ फाइनेंशियल अफेयर के पास होनी चाहिए, जिसे सेंड करना चाहिए. पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर, इफ़ द बैंक गोइंग टू द लिक्विडेटेड इट एसेंशियल डेट इट शुड मे इमीडिएटली ₹250 or the amount deposit in the account whichever less after is paid up is priority creditor. Amalgamation, if टू बैंक विश टू बी एमिग्रेटेड, यदि 2 बैंक एक साथ विलय होना चाहते हैं देन दे हैव टू कॉल द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग करना चाहिए, तभी आप बैंकों को एक दूसरे के साथ विलय कर सकते हो. इसके लिए आरबीआई से परमिशन लेनी चाहिए. अब कुछ शॉर्ट कमिंग है आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. पहला क्या है, अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इन माना हमारे कंट्री में बहुत बड़ा भाग जो बैंकिंग सिस्टम का वो इंडिजीनियस बैंकर्स के हाथ में है, जिसकी वजह से ये इस रेगुलेशन को नहीं मानते हैं. सेकेंड है, द एक्ट हैज़ रिमेन अनसक्सेसफुल इज ब्रिंगिंग अन यूनिफॉर्मिटी इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक. इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक का वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है. द प्रोसेस ऑफ बैंक लाइसेंसिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, बैंक का लाइसेंस जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है. द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी कुड नॉट बी डन सो फॉर, देयर इज अ लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन अ रूरल एरिया में बहुत अच्छे बैंकों की फैसिलिटी नहीं है. द इंस्पेक्शन ऑफ अ बैंक इज ऑल्सो नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली, बैंकों का जो इंस्पेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है. बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसमें कुछ प्रोविज़न डाले गए थे. इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविज़न थे, making the government efficient in increase the paid fund for of nationalized bank, so the increase can done in the loan of a bank periodic ratio and profitability. Second है providing the power of special amount auditing of the bank of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India के द्वारा इनकी ऑडिटिंग करनी चाहिए. bringing uniformity in the tenure of the director of the State Bank of India, subsidiary bank and some financial institution. Next है providing power to central government to make the change in the फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जो भी पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को होनी चाहिए ऑफ एनी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय पब्लिशिंग नोटिफिकेशन इन द गेजेट. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पावर ऑफ अ होल और पार्शियल ट्रांसफर फॉर अ सिमिलर न्यू बैंक टू अदर न्यू बैंक. इसके बाद making the regulation for the board of director of a bank and financial institution by issuing notification in the official gazette, giving the permission to the Reserve Bank of India to make regulation for government clearing houses where there will be the members of the scheduled bank, others banks and the post office saving bank. इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रेजेंट टाइम में 6% है, एनुअल लेवल टू 18% तक है. इंकरेजिंग द पेमेंट बाय द चेक फॉर द पेमेंट फॉर any liability and providing the power of the chairman of NABARD to work the managing director of NABARD. इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.